इस विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। द लर्नर कम्युनिटी के लिए आज का ये सफ़र ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और कुछ बेहद अहम लेखों के बीच से गुजरने वाला है। और आज की ये चर्चा इतिहास के उन पन्नों को खोलेगी जिन्हें अक्सर हम बहुत सतही तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER की एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट भी शामिल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो काफी स्पष्ट है। जी, हमें उस लंबे सफर को समझना है जो 1600 ईस्वी के एक शुरुआती चार्टर से शुरू हुआ था। हाँ, और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक गया। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महज मसालों का व्यापार करने आई एक विदेशी कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसमें अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास, इन तीनों के पन्नों को जोड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश की जाएगी। एकदम सही कहा आपने। और एक जो सबसे बड़ा मिथक है ना कि भारत का औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ आधुनिक मशीनों के आने से हुआ। हाँ, वो मैनचेस्टर की मशीनों वाला नैरेटिव। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि उस पतन की जड़ें मशीनों के आने से बहुत पहले पनप रही थीं। तो चलिए शुरू करते हैं 31 दिसंबर 1600 से, जब महारानी एलिजाबेथ ने वो मशहूर चार्टर जारी किया था। हाँ, द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। नाम काफी लंबा था, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि ये चार्टर शुरुआत में केवल 15 साल के लिए था। और उसकी शर्तें भी काफी सख्त थीं। बिल्कुल, 2 साल के नोटिस पर इसे रद्द भी किया जा सकता था। मतलब कंपनी की शुरुआत बहुत ही अनिश्चित थी। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचते हैं। और उसके बाद सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में हाजिरी दी। देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उस समय मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। बिल्कुल। जहांगीर अपने न्याय के लिए, अपनी जंजीरे अदल के लिए मशहूर थे। अंग्रेज शुरू में कोई साम्राज्य बनाने नहीं आए थे, उनका फोकस सिर्फ व्यापार था। सिर्फ मसालों का व्यापार। जी, और इसीलिए उन्होंने सूरत जैसे बेहद समृद्ध बंदरगाह पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। उस वक्त अंग्रेजों की हैसियत दरबार में महज एक याचक की थी। सच में। और यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मसालों के इस व्यापार ने एक नया सिस्टम पैदा किया जिसे हम त्रिकोणीय व्यापार या ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही शुरुआती और क्रूर रूप था। अंग्रेजों की एक व्यवहारिक समस्या थी। उनके पास बेचने को कुछ खास नहीं था जो भारत के गर्म मौसम में काम आए। ऊनी कपड़े यहाँ कोई क्यों ही खरीदेगा? बिल्कुल। तो वे इंग्लैंड से सोने और चांदी के सिक्के लाते, यहां से सूती कपड़ा और सामान खरीदते और उसे सीधे यूरोप ले जाने के बजाय चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते। और वहां से चाय और रेशम लेकर यूरोप जाते। हाँ, और इसका मुनाफा देखिए। स्रोतों के अनुसार सूरत में लगाए गए 100 पाउंड मुलुकास पहुंचते पहुंचते 300 पाउंड बन जाते थे। और इंग्लैंड लौटते लौटते वो 900 पाउंड हो जाते थे। बिल्कुल, 9 गुना मुनाफा। इस भारी मुनाफे ने ही कंपनी को अपनी नौसेना और ताकत बढ़ाने का मौका दिया। उन्होंने धीरे धीरे लाल सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को भारतीय व्यापारियों के हाथों से छीनना शुरू कर दिया। और इसी दौर में भारत में एक नए और बेहद अमीर ब्रोकर वर्ग का उदय हुआ। मैं वीरजी वोरा का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, जो उस समय एशिया के सबसे अमीर व्यापारी माने जाते थे। सोचिए, वो इतने ताकतवर थे कि पूरी की पूरी विदेशी शिप्स का कार्गो एक साथ खरीद सकते थे। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी कर्ज भी दिया था। ये दिखाता है कि शुरुआत में कंपनी पूरी तरह स्थानीय पूंजीपतियों पर निर्भर थी। इसे विदेशी व्यापार ने भारत में पैसे के बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया था। और यही आर्थिक पैठ थी जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदलने वाली थी। एकदम। और ये महत्वाकांक्षा अपने सबसे भयानक रूप में सामने आई 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासी ने तो सिर्फ शुरुआत की थी, असली ताकत बक्सर से मिली। हाँ, फिर 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यहाँ स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात है कि इस संधि का मसौदा एक बंगाली मुस्लिम राजनयिक
एहतिसाम-उद-दीन ने अपने हाथों से लिखा था। ये दस्तावेज भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए, मतलब टैक्स वसूलने कहा। जो कि बंगाल जैसे समृद्ध सूबे के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मिली और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना देना पड़ा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही चालाक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे द्वैध शासन या डुअल सिस्टम कहा गया, जहां सत्ता और जिम्मेदारी दोनों अलग-अलग हाथों में थी। बिल्कुल। क्लाइव ने दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और सैन्य ताकत अपने पास रखी, लेकिन नवाब को सिर्फ नाम का शासक बनाए रखा। प्रशासन नवाब के पास छोड़ दिया। जी, इसके पीछे क्लाइव की बहुत सोची समझी रणनीति थी। वो भारतीय राजाओं को एकजुट होने से रोकना चाहता था। और डच या फ्रेंच जैसी विदेशी शक्तियों की नजर में भी नहीं आना चाहता था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो ब्रिटिश संसद के दखल से दूर रहना चाहता था। अगर वो खुद को राजा घोषित करता तो लंदन से सीधा नियंत्रण आ जाता। लेकिन जमीन पर इसके परिणाम बंगाल के लिए बहुत ही विनाशकारी थे। नवाब के पास प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। और कंपनी के पास अथाह पैसा था, लेकिन जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चलाने जैसा था। इससे पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ढह गया। सन्यासी लुटेलों का आतंक फैल गया और कृषि में तो भारी गिरावट आई। बंगाल के समाज का पूरा नैतिक और आर्थिक पतन हो गया था इस दौर में। इतनी बुरी हालत हो गई कि अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को इस खोखली व्यवस्था को खत्म करना पड़ा और सीधे नियंत्रण लेना पड़ा। और ये जो कृषि की गिरावट थी बंगाल में और पूरे भारत में, ये सीधा जुड़ती है हमारे उस आर्थिक मिथक से जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत के कपड़े के व्यापार को ब्रिटेन की आधुनिक मशीनों ने तबाह किया। और NBER का शोध पत्र इसी नैरेटिव की परतों को खोलता है। भारत का जो औद्योगिकरण हुआ वो असल में 2 अलग-अलग चरणों में हुआ था। 2 चरण जी। और इसका पहला चरण 1750 से 1810 के बीच चला। ये वो समय था जब मशीनों का आना शुरू भी नहीं हुआ था। तो बिना मशीनों के हमारा कपड़ा बाजार में कैसे पिटने लगा? इसके पीछे मुगल साम्राज्य का पतन और राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा कारण थी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो कृषि उत्पादकता तेजी से गिरी। और जब खेती गिरी तो अनाज का उत्पादन कम हो गया। बिल्कुल। और अनाज कम होने से गेहूं, बाजरा जैसे बुनियादी अनाजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ अर्थशास्त्र का सीधा नियम लागू होता है। मजदूरों या बुनकरों को जिंदा रहने के लिए अनाज तो चाहिए ही। और जब उनका खाना महंगा हो गया तो उनकी जीवन यापन की लागत बढ़ गई। इसलिए उन्हें दी जाने वाली नॉमिनल मजदूरी को भी बढ़ाना पड़ा। मतलब उन्हें ज्यादा सिक्के देने पड़े ताकि वे अनाज खरीद सकें। जी। मजदूरी बढ़ने से भारतीय कपड़े को बनाने की लागत बहुत बढ़ गई। वो इतना महंगा हो गया कि अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में उसने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या कॉम्पिटिटिव एज खो दी। ये मशीनों से नहीं, बल्कि हमारे अपने आंतरिक कृषि संकट से शुरू हुई थी। एकदम सही। हमने मशीनों के आने से पहले ही अपना विदेशी बाजार खो दिया था। और फिर आता है दूसरा चरण, जो 1810 से 1860 के बीच चला। इस चरण में भारत ने अपना विदेशी बाजार ही नहीं बल्कि घरेलू बाजार भी खो दिया। क्योंकि तब तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण आ चुका था। परिवहन क्रांति या ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन हो गया था। जी, भाप के इंजन और रेलवे आ चुके थे, जिससे भारत के घरेलू बाजार में भी ब्रिटिश फैक्ट्रियों का सस्ता माल भर गया। हमारे बुनकर महंगे अनाज की वजह से वैसे ही परेशान थे, ऊपर से वो सस्ते मशीन के बने कपड़े का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। 1850 तक तो मजदूरों की वास्तविक आय या रियल वेजेस पूरी तरह से गिर चुकी थी। ये वाकई एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। और लगभग एक सदी के इस लगातार आर्थिक शोषण, भारी टैक्स और उद्योगों की बर्बादी का जो गुस्सा था वो आखिरकार फूटा 1857 के विद्रोह के रूप में। बिल्कुल। ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये उन किसानों और बुनकरों का दर्द था जो पूरी तरह टूट चुके थे। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े विद्रोह के बाद ब्रिटेन ने क्या कदम उठाए। लंदन को समझ आ गया था कि अब एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। इसी के तहत 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 2 अगस्त 1858 को, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म कर दिया। जी, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई।
और प्रशासन के लिए लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बना, जिसके पहले सेक्रेटरी लॉर्ड स्टेनली थे और उन्हें सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। भारत में भी जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वो अब सीधे ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि यानी वाइसराय बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। और एक बहुत ही कूटनीतिक चाल अंग्रेजों ने चली। बची हुई भारतीय रियासतों को ये छूट दी गई कि अगर वे ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करें तो वो आज़ाद रह सकती हैं। उन्होंने इन रियासतों को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई ताकि भविष्य में 1857 जैसा कोई और विद्रोह न हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कैसे महज 15 साल के व्यापारिक चार्टर वाली एक कंपनी ने मसालों से शुरुआत की, फिर त्रिकोणीय व्यापार से अथाह मुनाफा कमाया, लाल सागर के व्यापार पर कब्जा किया, भारतीय फाइनेंसरों के पैसों का इस्तेमाल किया, फिर कूटनीति से राजाओं को आपस में लड़ाया, द्वैग शासन से प्रशासन को खोखला किया और हमारे ही कृषि संकट का फायदा उठाकर हमारा उद्योग तबाह कर दिया और अंततः एक पूरे देश को ब्रिटिश कॉलोनी में तब्दील कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे व्यापारिक हित और राजनीतिक कमजोरी मिलकर किसी भी देश का नक्शा बदल सकते हैं। और यहीं पर इस चर्चा का अंत करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है जो श्रोताओं को मूल स्रोतों से आगे सोचने पर मजबूर करेगा। और वो सवाल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। इतिहास के इन दस्तावेजों से ये साफ है कि कैसे एक प्राइवेट कॉरपोरेशन ने एक देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को पूरी तरह निगल लिया था। जी, एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी। आज के दौर में जब दुनिया की कुछ विशाल बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों की संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी हो चुकी है और उनके पास हमारा सारा डेटा और संचार के साधन है, तो क्या भविष्य में हम फिर से ऐसा कोई दौर देख सकते हैं जहां कोई कॉरपोरेट सत्ता ही लोगों के लिए कानून और टैक्स तय करने लगे? यह एक बहुत ही गंभीर संभावना है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कोई नई डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि श्रोता खुद भी इन दस्तावेजों की और खोजबीन करेंगे। बिल्कुल। इतिहास से सीखना ही भविष्य को सुरक्षित करने का पहला कदम है। द लर्नर कम्युनिटी के साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। खोजबीन करते रहिए और हम जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे।